में अमेरिका की तरफ से ईरान के लोगों को वादा किया गया था कि मदद रास्ते में है। उस वक्त तो मदद पहुंची नहीं, लेकिन आखिरकार देरी से ही सही वो मदद पहुंची जरूर है। आयतुल्लाह अली खामेनी, ईरान ने जो प्रिसाइजली स्ट्राइक किया, 30 ठिकानों पर जो स्ट्राइक किया ईरान में, उसमें आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। ईरान ने भी इस मौत को कंफर्म कर दिया है। एक तरफ ईरान में खुशी का माहौल है, लोग सड़कों पर उतरकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में मातम भी है। दुनिया में भी खुशी का माहौल है, जहां जहां भी मुस्लिम है या फिर कहें कि यूरोपियन कंट्रीज में भी खुशी है। कल भी बहुत सारी चीजें हमने देखी, लगातार ईरान के हमले अभी भी जारी हैं। तो इस मौत के बाद कैसे दुनिया का ऑर्डर बदलेगा, ईरान में क्या कुछ होगा, नई सत्ता खड़ी होगी, क्योंकि टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से तबाह इजराइल के द्वारा कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, रिटायर्ड। सर, बहुत स्वागत आपका। इस मौत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खामेनेई के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो थे वो ऑलरेडी काफी बार करे गए हैं। उनके ऊपर ये प्लानिंग पहले से चल रही थी और हर साल आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जब भी अटैक्स होते थे तो कोशिश करी जाती थी कि उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसको एलिमिनेट करा जाए। और काफी हद तक इजराइल और यूएस सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन खामेनेई को वो टारगेट नहीं कर पाए, वो हर बार बच जाते थे। इस बार जो अटैक हुए थे वो सिर्फ प्रिसिशन स्ट्राइक नहीं था, पूरी इंटेलिजेंस के साथ एक सैचुरेशन स्ट्राइक था, यानी उस पूरे एरिया को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया जहां पर खामेनेई और उनके जो लीडर्स थे वो वहां पर थे। अब जब उनकी कंफर्मेशन आई तो ऑफ कोर्स एक वॉइड तो क्रिएट हुआ है दुनिया में, स्पेशली जो शिया समुदाय है, उनके मन में एक बहुत बड़ा रोष है कि हमारे लीडर को इन्होंने आतंकवादी गतिविधि के तहत मार दिया है। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सारी टॉक्स चल रही थी जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू, और उन्होंने बहुत सारे इस समय आप देखेंगे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, और जैसा आपने बताया कई जगह सेलिब्रेशन हो रही हैं जो उनके अगेंस्ट थे, और कई जगह पे मॉर्निंग चल रही है, इंक्लूडिंग ईरान और इंडिया में भी, यूपी में, कश्मीर में, ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे उनके अगेंस्ट मॉर्निंग का एक माहौल है, क्योंकि शिया समुदाय के लीडर थे वो। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या अमेरिकन और इजरायली सक्सेसफुल हुए? तो आंसर इज अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान के अंदर जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं। खामेनेई ने भी अपने जो अगले 3 से 4 सक्सेसर्स थे उनको अपॉइंट करा हुआ है। अब मोस्ट प्रोबेबली, जो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो उनके बेटे हैं मुश्तबा खामेनी, वो मोस्ट प्रोबेबली उनकी जगह लेंगे। नहीं, ऐलान हो चुका है सर, मुश्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर ईरान के होंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये ऑलरेडी सक्सेशन में थे। उसके अलावा जैसे अली लारिजानी जो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनका भी नाम था। लेकिन ये सारे सक्सेशन में, तो अगर कल को मुश्तबा खामेनी को भी कुछ होता है, दो अभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो थोड़े से न्यूट्रल लीडर है और काफी उनके बिजनेस इंटरेस्ट है अमेरिका वगैरह में, तो हो सकता है अमेरिकन भी उनको काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर पाए और जिस तरह से वो लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं वो हो सके। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, उनके जो पूरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उनके ड्रोन्स हैं, उनकी एनर्जी सेक्टर है, टेलीकॉम है, इसको आईआरजीसी कंट्रोल करता है। और आईआरजीसी का जो 2025 में इन्होंने हुसैन सलामी को मारा था, उसके बाद अभी उनकी जगह मेजर जनरल जो पकपोर आए, और अभी उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया, और उनकी जगह भी अब ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने ले ली है। तो आईआरजीसी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, करीबन 2 लाख प्लस उनके पास पर्सनल है, और मिलियंस जो है वो रिजर्व्स में है। तो जब तक आप आईआरजीसी की रेजीम को चेंज नहीं करते, किसी तरह से उनको न्यूट्रलाइज नहीं करते, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ईरान में रेजीम चेंज करेंगे। अच्छा, रिजीम चेंज अभी नहीं होगी, आपका ये कहना है। लेकिन सर, मुझे ध्यान आता है हमास की लीडरशिप को जिस तरीके से खत्म किया गया, टॉप कमांडर को मारा गया, अगला टॉप कमांडर नियुक्त किया गया, उसे मारा गया, फिर अगला नियुक्त किया गया, उसे मारा गया। अब जैसा मैं देख रहा था 2009 में जो ईरान में प्रदर्शन हुए थे, उसे दबाने में हिंसात्मक तौर पर ये जो मुश्तबा खामेनी है पूरी तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो क्या ऐसे में सवाल नहीं उठते कि जनवरी में जो नरसंहार इराकी मिलिशियाओं को बुलाकर ईरान में प्रदर्शन दबाने के लिए किया गया, उसमें मुश्तबा खामेनी का हाथ होगा या फिर भूमिका होगी? क्योंकि 86 साल की उम्र में आदमी कितने फैसले लेगा, और पिछले ही महीने अपना सक्सेसर उन्होंने नियुक्त कर दिया था। तो क्या आपने जैसा बताया कि बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, लेकिन क्या एक पहलू ये नहीं है कि खामेनी से भी ज्यादा शैतानी दिमाग मुश्तबा खामेनी का है? देखिए, अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, खाली मुश्तबा खामेनी, इवन जो खामेनी, लेट खामेनी है, उन वो भी पूरी तरह से इसमें डिसीजन नहीं ले सकते। एक पूरी काउंसिल होती है जो डिसीजन लेती है, जहाँ पे आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं, उनकी टॉप लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो बैठते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो प्रोटेस्ट होते हैं कब उन्होंने ही करना है, तो एक कंबाइंड डिसीजन होता है।
मुश्तबा खामेनी की अगर हम बात करें, जैसे भी आप रजीम चेंज की बात कर रहे थे, तो यूएस का तो एम ये था कि रजीम पूरी तरह से पलटी जाए। आईआरजीसी को उन्होंने बोला कि आप अपने हथियार डाल दीजिए। वो उन्होंने पॉपुलेशन को भी काफी तरह से, कल नेतन्याहू की स्पीच में भी उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन को हमारे साथ आना चाहिए और इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहिए। और उनकी तरफ से जो रेजा पहलवी हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, जो एग्जाइल में हैं यूएस में, उनको लाने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अटैक्स भी कंटिन्यूड है। या तो होता है कि अटैक्स रुक जाते, वहां से इजराइल भी प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहा है उनकी जो मिसाइल साइट्स है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और यहाँ से जो यूएस बेसिस है उनके ऊपर कंटिन्यूस अटैक जो है वो ईरान की साइड से भी हो रहा है। तो सर, आपने रेजा पहलवी का जिक्र किया, उनका कल ही बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरे प्रिय देशवासियों, निर्णायक क्षण हमारे सामने है और सही मौके पर सड़कों पर उतरना है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जनवरी में जो नरसंहार हुआ, कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 2 रात में 43,500 लोगों को मार दिया गया। इतना बड़ा नरसंहार 2 दिन में, आप इतिहास को खंगालेंगे तो नहीं मिलेगा। 2 दिन में इतना बड़ा नरसंहार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या अब जनता नहीं डरेगी सड़क पर उतरने से? देखिए, इसीलिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस समय, उनको ये लग रहा है कि जो खामेनेई के जाने के बाद कि अब एक चांस है जहां पर एक मोर लिबरल गवर्नमेंट जो है उसके आने के चांसेस हैं। लेकिन बिकॉज ऑलरेडी मुश्तबा खामेनेई को उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, तो मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप कल को दोबारा सड़कों पे लोग आते हैं, तो अभी मुश्तबा खामेनेई और आईआरजीसी फुल फॉर्म में है, और इस टाइम तो वॉर के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो मैक्सिमम कंट्रीज में अलाउ होता है कि अगर वॉर सिचुएशन कंट्री में चल रही है और अगर प्रोटेस्ट होते हैं, उसको सप्रेस करने में वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए लोग इस समय डरेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं वहां पे सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं जो उनके अगेंस्ट थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन और इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि आप ईरान में एक चीज हम भूल गए हैं, ये हमास नहीं है, ये हिजबुल्ला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पावरफुल नेशन है जिसके पास 6 लाख प्लस तो बेसिक आर्मी है। और अगर आपको रेजिम चेंज करनी है, किसी कंट्री को में पावर को ओवरथ्रो करना है, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। आपको वहां पे आर्मी उतारनी पड़ेगी, और वो आप ईरान के अगेंस्ट नहीं कर सकते। ना तो यूएस में इतनी कैपेबिलिटी है, ना इजराइल में। ये नहीं, वो तो यूएस वियतनाम में और अफगानिस्तान में करके देख चुका है, किस तरीके से वहां से फिर वो मुंह छिपा के भागा है, वो सब कुछ देख चुका है। लेकिन सवाल ये भी बनता है सर कि जब सुप्रीम लीडर को, लगभग 30 टॉप लीडरशिप को तबाह कर सकता है, मार सकता है इजराइल और अमेरिका, तो उसने रणनीति जरूर बनाई होगी रिजिम चेंज की भी। ऐसे वो अधूरे में तो नहीं छोड़ेगा। देखिए, वही चीज अभी तक हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब ये न्यूज आई कि खामेनेई इज नो मोर, तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड में एक खुशी की लहर थी, स्पेशली इजरायली और अमेरिकन लीडरशिप में। और यूएनएससी की जो अभी मीटिंग हुई है उसमें भी आपने देखा कि क्लियर जो पक्ष हैं लोगों ने रखे। रशिया ने, चाइना ने पूरा कंडेम करा, उन्होंने ईरान का सपोर्ट करा, और उस तरह यूएस और इजराइल ने अपने को जस्टिफाई करा, और उन्होंने अटैक्स कंटिन्यू रखे हैं। तो इस समय यूएस जो एक डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कि जहां मन करा वहां बेस बना दिया, जहां मन करा वहां अटैक कर दिया, ये वैसे भी अनजस्टिफाइड है। क्वेश्चन ये आता है कि इनका एम क्या है। आप देखिए, जो पिछले कुछ दिनों में इनकी मीटिंग्स हुई हैं, जो न्यूक्लियर डील्स के ऊपर मीटिंग हुई है, वो सिर्फ एक मुखौटा था। क्योंकि पहले आपकी जो मीटिंग्स होती थी, पहले जो आपकी साइनिंग्स होती थी, वो एक सिंपल प्रोसेस पे थी कि भाई आप एक मिनिमम एनरिचमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप उससे बेनिफिट कर सके एनर्जी सेक्टर में। लेकिन उन्होंने अब जो कंडीशन रखी, वो ईरान कभी भी एग्री नहीं करेगा, उनको पता था। तो ऑलरेडी खामेनेई को और इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करने की प्लानिंग जो थी वो बहुत लंबे समय से चल रही थी। क्योंकि इतना बड़ा अटैक जो उन्होंने पहले दिन करा है ईरान के ऊपर, ये 1 या 2 दिन में प्लान नहीं होता है। एक तरफ वो प्लान कर रहे थे इस नाम पे कि देखिए ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और एनरिचमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इजराइल था वो भी बहुत डिसेप्टिव तरीके से ये कर रहा था। क्योंकि मोदी जी की विजिट के विद इन 2 डेज आप देखिए, जहां वहां पे एक सेलिब्रेशन हो रही है उस जगह पे एकदम उन्होंने अटैक करा। तो बहुत वेल प्लान्ड अटैक था। खामेनेई तो खैर पहले दिन ही मारे गए उसमें, लेकिन पता कब लगा है। वही मैं उसी सवाल पर आने वाला था सर, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में थे, उस वक्त ही ओवैसी का बयान आया था, ओवैसी का ट्वीट आया था कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से वापस आएंगे तुरंत ईरान पर हमला होगा। तो मतलब या तो भविष्यवाणी की या फिर ओवैसी के पास इस बात की जानकारी थी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतन्याहू की इस बारे में बातचीत हुई होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके की बातें चल रही हैं। और प्रदर्शन कश्मीर में भारी मात्रा में, लगभग 15 लाख के आसपास की आबादी शियाओं की है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर पोस्टर्स चल रहे हैं। तो क्या भारत के मुसलमानों में एक ये नैरेटिव बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी थी? देखिए, हमें नैरेटिव को ना क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज इनफैक्ट सिर्फ मोदी जी नहीं, अभी
इजराइल में भी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मोदी जी के समय भी सब लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके जाते ही अटैक होने वाला है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से उसकी खबर ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज को रोकने में सक्षम है, या उनकी किसी की भी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो ट्रंप और नेतन्याहू का जो कंबाइंड डिसीजन जो उन्होंने इतने महीनों से लिया हुआ है, इसकी प्लानिंग है, उसके अगेंस्ट जाएं। तो मुझे लगता नहीं कि वो ट्रंप को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इवन नहीं, इजराइल भी उसके लिए अगर ना ऑप्शन भी चाहता। होना चाहिए ना सर। वो तो तभी इन्फ्लुएंस हो पाएगा अगर अमेरिका की जो शर्तें हैं ईरान ऊपर माने। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी तैयारी की। देखिए, और इंडिया का जो रोल है ना यहाँ पे थोड़ा सा एक बैलेंस तरीके से आता है, क्योंकि हमारे ईरान के साथ जो टाइज हैं वो सिविलाइजेशनल टाइज हैं, हजारों साल पुराने टाइज हैं। बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और आज भी हम ईरान को सपोर्ट करते हैं और ईरान के साथ हमारे रिलेशन शुरू से अच्छे। लेकिन सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार 90 में हुआ, उसका फंड्स और उसके जो रेडिकल जो कहीं की जो किताबें थी वो ईरान से ही भेजी गई थी। भले ही बिल्कुल। पाकिस्तान उसमें एक मोहरा था, लेकिन ईरान की बिल्कुल। सारी साजिश रची हुई थी वो। देखिए, एग्जैक्टली अब क्या होता है कि जब हम ऐसे सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम फिर एक जियोपॉलिटिक्स को ओवरऑल लेते हैं। तो अभी करंटली आप देखें, जो चाबार पोर्ट की बात करें या जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है उसकी बात करें, और उसके साथ जो हमारी डील्स चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान और इंडिया का जो एक स्टैंस है वो काफी क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान गलत नहीं है, क्योंकि जो उनके प्रॉक्सीज हैं, जिन जो मिलिशियाज हैं इनके, हिजबुल्लाह, हमास, वो एक बहुत नोन टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हाउएवर, जब आप एक कंट्री को पूरी तरह से, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी आपके चैनल पर ही कि अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आ रही है कि उनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 90s में इंडिया के अगेंस्ट सेम चीज नहीं हुई थी, यूएस ने करी थी जब हमारे पे सैंक्शंस लगी थी और हमें न्यूक्लियर पावर बनने से रोका गया था। तो अमेरिका जो एक ये जो दादागिरी उसकी चल रही है पूरी दुनिया में, कि जब मन करा जहां अटैक कर दिया, पावर को ओवरथ्रो कर दिया, रिजीम चेंज कर दी। बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ, वेनेजुएला में आपने देखा क्या हुआ, और एक काफी समय से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक स्टॉप होना बहुत जरूरी है। यूएन जो है वो एक पपेट बन के रह गया है, उसकी पावर अब कुछ रह नहीं वो गई। तो ट्रंप भी खुद कह चुके हैं कि बेकार की संस्था है। एग्जैक्टली अब और अमेरिकन सबको कंट्रोल करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है इवेंचुअल डीडॉलराइजेशन वगैरह, अगर हो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है। इसलिए जो जियो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम देख रहे हैं रशिया सपोर्ट कर रहा है, चाइना को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ बातों से सपोर्ट होगा। आप मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकते, आप यूएस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। स्पेशली रशिया इस कंडीशन में जहां पे वो ऑलरेडी डिप्लीटेड है, वो नहीं जाएगा। और वो सिर्फ बातों से सपोर्ट करेगा, जैसे उन्होंने यूएनएससी की मीटिंग में भी करा है। चाइना भी सेम है, वो अपनी ट्रेड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लड़ना आपने खुद है, अपनी रजीम को खुद बचाना है। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे अपनी कंट्री में आप अपने को कितना स्ट्रांग कर रहे हैं इंटरनली, वो बहुत मैटर करता है आज के समय। बिल्कुल। और ये एक पूरा साजिश मुझे लगता है कि अमेरिका का रहा कि पहले रशिया को ड्रेन किया गया, उसके बाद रशिया का समर्थन जिन देशों में था, वो वेनेजुएला हो, सीरिया हो, आपका ईरान हो, सब पर हमले किए गए। अच्छा, मेरा सर एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि जिस तरीके से एक मतलब अब से पहले 100-200 साल पहले हुआ करता था, अब ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, या फिर आपका अमेरिका हुआ, ये कॉलोनीज बनाया करते थे, भारत भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, क्या वो दौर वापस नहीं लौट रहा है? आज एक कमजोर देश के ऊपर एक ताकतवर देश हमला कर दे रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया आपने, क्यों उठा लिया? क्योंकि उसके ऊपर ड्रग्स का आपने आरोप लगा, एक राष्ट्रपति को उठा लिया। ईरान के आपने राष्ट्र सुप्रीम लीडर को मार दिया। तो कल क्या वो दौर नहीं लौट रहा है कि भाई चाइना चाहेगा तो वो तेहरान पर कब्जा कर, वो आपका कब्जा कर लेगा। भारत अगर चाहे तो, भारत पाकिस्तान का कुछ होता है तो भारत पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर को या फिर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है। ये मतलब जिस मारा गया जो खामेनी, वो सही हो सकता है लोगों की नज़र में, क्योंकि उसके जो आपका आतंकी संगठन चलते हैं, 3S जो चलता है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, वो लोगों को मारते हैं। ईरान में भी लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया। वो मौत सही हो सकती है, लोग सही ठहरा सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तरीका गलत अपना रहा है अमेरिका? ये तानाशाही वाला रवैया दुनिया को गलत तरीके, डायरेक्शन में और गलत संदेश दे रहा है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि हर कुछ 50 से 100 सालों में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो इस तरह की जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता है। तो आज से कुछ सेंचुरीज पहले जिस तरह से कॉलोनीज फॉर्म होती थी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, व्हाइट्स जो थे, वो डोमिनेट करते थे और वो अपने को एक सुपीरियर रेस मानते थे। धीरे धीरे जब उनकी सुप्रीमेसी खत्म हुई, तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जो सबसे डिसाइसिव टाइम्स थे। उसके बाद आपने देखा जब कोल्ड वॉर एरा आया, तो एक मल्टीपोलर, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। स्पेशली जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हुआ, तो खाली एक पावर रह गई, वो थी अमेरिका। अब अमेरिकन ने ये सोचा कि अब हम दुनिया पे कब्जा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 2000s में दोबारा रशिया का राइज हुआ, चाइना जो थी वो बहुत स्ट्रांग पावर बन के निकली, इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग। तो वर्ल्ड जो था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चला गया, जहां पे एक सिंगल पावर डोमिनेट नहीं कर रही थी। और यहां पर यूएस को पता दिख रहा था कि वो अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर रहा है।
और अगर आपने वर्ल्ड पावर बन के रहना है, जैसे देखिए कोई भी जो सुप्रीम पावर होगा ना, वो अपनी पावर लूज नहीं करना चाहेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से वो अपने को पावरफुल बना के रखे, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, उससे एक सुपर पावर को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उसे कंडेम करिए, आप उसे कुछ भी करिए, उसे पता है कि दुनिया डॉलर पे डिपेंडेंट है। और प्लस यूएस एक अकेली कंट्री है इस टाइम जो ये कभी नहीं चाहेगी कि दुनिया में पीस हो, अदरवाइज वो बैंकरप्ट हो जाएगी। उनकी सारी इकोनॉमी चलेगी उनकी मिलिटरीली जो उनके स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रही है। तो अगर वो पूरी दुनिया में अगर पीस हो गया तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल, तो 30 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, 37 ट्रिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्ज है, जीडीपी का 137%। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये ईरान में तेल का खेल है सर, रिजीम चेंज करना, या वजह कुछ और भी है? देखिए तेल का इसमें कोई इतना मेजर रोल है नहीं, तो क्योंकि रोल क्या है यूएस फिर? के पास, देखिए थोड़ा बहुत उनके पास जो तेल के रिजर्व्स है, आपने उसको ले भी लिया तो यूएस के पास तेल का कोई इशू नहीं है। उनके वेनेजुएला का है, अपना ऑयल पड़ा है, उनके पास रिजर्व बहुत है। लेकिन क्या होता है कि वो न्यूक्लियर जो इनकी वो है उसके अगेंस्ट, उनको पता है कि मिडिल ईस्ट में जो सबसे स्ट्रांग प्लेयर है वो ईरान है। अगर वो ईरान को कंट्रोल कर पाते हैं तो पूरे गल्फ और मिडिल ईस्ट को वो इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। उनको काउंटर करने वाला भी मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल को काउंटर करने वाला भी एक्चुअल पावर ईरान ही है। अगर आपने ईरान को कंट्रोल कर लिया तो लॉन्ग टर्म में जो पीस है, जहां पे आपकी न्यूक्लियर इश्यूज आ रहे थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो उनका अल्टीमेट एम यही है कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए वहां पे हमारी पपेट गवर्नमेंट आनी चाहिए, जैसे कि 79 तक हुआ करती थी रेजा पहलवी की। तो एक बार फिर से उन्हीं के बेटे रेजा पहलवी को, जो निर्वासित होकर अमेरिका में जीवन जी रहे हैं लंबे वक्त से, उन्हें एक बार फिर से यहां पर मौका दिया जा सकता है। हालांकि ईरान से अभी बहुत अपडेट आनी बाकी है। जैसे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो मर ही रहा हूं कि सामने वाले को भी लेकर मरूंगा, इसीलिए ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के देशों पर, इजराइल पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। ये जंग कहां जाकर रुकती है, तख्तापलट पर जाकर रुकती है, कहां जाकर रुकती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। सर आपका बहुत धन्यवाद, इतना वक्त आपने दिया और इतना विस्तार से चर्चा की। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।